इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्टाइलिंग की। CSS में 3 मेथड्स होते हैं स्टाइलिंग के लिए। नंबर 1 इनलाइन स्टाइलिंग, नंबर 2 एम्बेडेड CSS और नंबर 3 एक्सटर्नल CSS। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनलाइन स्टाइलिंग को। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी, वो सारी इनलाइन स्टाइलिंग ही थी। तो इनलाइन स्टाइलिंग के लिए हम सिंपली ओपनिंग टैग के अंदर स्पेस देकर स्टाइल और डबल कोट्स के अंदर हम लिखते हैं कोई भी जो भी हम प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाह रहे हैं। प्रॉपर्टी कॉलन के बाद उसकी वैल्यू, लेट्स से मैं रेड वैल्यू दे रही हूँ, यानी कि रेड कलर जो है वो एक तरह से वैल्यू ही है। कंट्रोल S और कंट्रोल R। ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो गई। इसी तरह से हम जो भी स्टाइलिंग करेंगे टैग्स के अंदर, तो उसको हम इनलाइन स्टाइलिंग कहते हैं। सेकंड नंबर पर है एम्बेडेड CSS और उसके बाद एक्सटर्नल CSS। लेकिन इन दोनों को समझने के लिए पहले हमें CSS की सिंटैक्स देखना पड़ेगा। सबसे पहले हम CSS का सिंटैक्स देख लेते हैं। CSS का सिंटैक्स कुछ इस तरह से होता है कि एक सिलेक्टर और फिर कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू लिख लेते हैं। सिलेक्टर्स क्या होते हैं? हम डिफरेंट किस्म के सिलेक्टर्स यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हम किसी भी टैग को एज इट इज़ कॉल करवा सकते हैं, या कोई क्लास डिफाइन कर सकते हैं, या फिर कोई आईडी भी डिफाइन कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ सिलेक्टर्स के ऊपर एक अलग से वीडियो होगी, लेकिन अभी सिर्फ हम एक जनरल सा व्यू ले लेते हैं ताकि हम एक्सटर्नल CSS और एम्बेडेड CSS को समझ सकें। अब हम देख लेते हैं कि ये चीज़ वर्क कैसे करती है, और उसके लिए अब हम देखते हैं एम्बेडेड CSS को। अब हम बात करें हैं एम्बेडेड CSS की। एम्बेडेड CSS के लिए हम सिंपली हेड टैग में जाकर, पहले मैं ये बताती चलूँ कि ये मैंने एक कमेंट लिखा है, और जैसे कि हमने HTML में देखा था कि कमेंट्स जो हैं वो हमारे पेज के ऊपर प्रिंट नहीं होते। अब हम ये करेंगे कि सिंपली हेड टैग के अंदर जाकर एक स्टाइल टैग लिखेंगे। स्टाइल टैग इसी तरह से होता है कि एक ओपनिंग टैग होता है और एक क्लोजिंग टैग होता है। इसके अंदर आप ये एट्रीब्यूट लिखना चाहते हैं लिख लें, नहीं तो ना से ही कंट्रोल S। अब इस स्टाइल टैग के अंदर हम अपने डिफरेंट सिलेक्टर्स को कॉल करवाकर उन पर प्रॉपर्टीज अप्लाई करते जाएंगे। अब इसके लिए मैंने ये किया है कि यहाँ पर 3 H1 की हेडिंग्स ले ली हैं और एक H2 की और 2 H4 की। अब मैं H1 के ऊपर आपको एक प्रॉपर्टी अप्लाई करके दिखाऊंगी, और H1 को हम सिंपली H1 से कॉल कर लेंगे, कर्ली ब्रेसेस, उसके बाद एंटर। ये इंडेंट कर लिया हमने। इसके ऊपर हम कोई कलर अप्लाई करते हैं। लेट्स से मैं ये ब्लू कलर अप्लाई कर रही हूँ, 3-6-CF। कलर्स को हम इस तरह से कोड में भी लिखते हैं, और इसके ऊपर एक पूरी अलग से वीडियो होगी कि आप किस तरह से डिफरेंट कलर्स के शेड्स भी चूज कर सकें ताकि। इसको कंट्रोल S कर लिया, और ये देखिए यहाँ पर हेडिंग के कलर्स चेंज हो गए हैं। इसी तरह से अब मैं यहाँ पर कॉल करवाना चाहती हूँ। H1 को कॉल करवाने से सारी जितनी भी अब इस पेज के अंदर हम H1 की हेडिंग्स ऐड करते जाएंगे, उस पर ये प्रॉपर्टी अप्लाई होती जाएगी ऑटोमेटिकली। अगर हम इधर कुछ और चीज़ अप्लाई करते हैं तो वो सारी H1 के ऊपर अप्लाई होती जाएंगी। अब मैं यहाँ पर H4 को कॉल करवाती हूँ, और H4 को कॉल करवा कर मैं उस पर कलर ऐड कर देती हूँ, लेट्स से पिंक, कंट्रोल S एंड कंट्रोल R। आप लोग ये देख सकते हैं कि ये हेडिंग्स पिंक कलर की हो गई हैं H4 की। अब मैं इसको फिर से रिमूव कर देती हूँ, और अब मैं ये करना चाहती हूँ कि मैं इस पर कोई भी क्लास सिलेक्टर लगाकर एक सिंगल हेडिंग को एक टाइम पर अप्रोच कर सकूँ। मैंने एक H4 के ऊपर क्लास लगा दी है, और मैं इसमें लिख देती हूँ लेट्स से हेडिंग, या कोई भी आप क्लास का नाम आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं। इधर क्लास सिलेक्टर को कॉल करवाने का तरीका यह है कि आप डॉट लिखते हैं और HEADING, मैंने यहाँ पर आगे सिंपली क्लास का नाम लिख दिया है, डॉट और क्लास का नाम। सेम तरीका हम कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, और उसके ऊपर कोई भी हम प्रॉपर्टी अप्लाई करके देख लेते हैं। लेट्स से अब मैं कलर करना चाह रही हूँ ग्रे। कंट्रोल S और कंट्रोल R। आप लोगों ने देखा कि इस हेडिंग का कलर क्या चेंज हो गया है अब। इसके अलावा अब मैं
अगर सेम क्लास अप्लाई कर देती हूँ, यहाँ से मैं कंट्रोल C करके H2 के ऊपर सेम क्लास अप्लाई कर देती हूँ, कंट्रोल S। तो अभी आप देख सकते हैं कि इसका कलर है ब्लैक, लेकिन कंट्रोल R करते हैं तो इसका कलर भी H2 वाली हेडिंग का कलर भी क्या हो गया है, ग्रे। सो ये तरीका है एम्बेडेड CSS ऐड करने का कि हम स्टाइल टैग के अंदर जो भी स्टाइलिंग करना चाहते हैं हम अपनी कर लेते हैं सिंपली सिलेक्टर्स के ज़रिए से कॉल करवा कर। इसका फ़ायदा ये है कि हमें बार बार से अपनी, जैसे कि हम अगर इनलाइन स्टाइलिंग करते हैं तो हमें लाइन के अंदर जाके उसको चेंज करना पड़ेगा, जबकि अगर हम इस तरह से एक्सटर्नल या फिर हम एम्बेडेड CSS करते हैं, अभी एक्सटर्नल CSS को भी देखते हैं। सो इससे ये होता है कि हम सिंपली यहाँ से जाकर अपनी कलर चेंज करेंगे तो वो सारों के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। अगर हमने तीनों पर डिफरेंट से इनलाइन स्टाइलिंग की होगी तो वो हमें तीनों पर डिफरेंट से जाके एडिटिंग करनी पड़ेगी, जबकि यहाँ पर हम सिंपली अपने सिलेक्टर के अंदर जाके कलर चेंज करेंगे और वो तीनों पर कलर चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं अभी यहाँ पर आपको करके दिखा देती हूँ, मैं इसे रेड कर देती हूँ और ये देखा कि तीनों का कलर एक साथ ही चेंज हो गया है, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट हुआ। सो ये थी एम्बेडेड CSS। अब हम देखते हैं एक्सटर्नल CSS किस तरह से हम अप्लाई करते हैं। सो एक्सटर्नल CSS के लिए हम अब एक अलग से शीट प्रिपेयर करेंगे। सो इसके लिए सिंपली कंट्रोल N और कंट्रोल S कर दिया। इस शीट का भी हम कोई भी नाम रख देते हैं, लेट्स से styles.css। अच्छा, CSS की शीट के साथ .css की एक्सटेंशन लगती है। जैसे कि हम पहले HTML की पेजेस जो बनाते थे उसके साथ हम .html की एक्सटेंशन लगाते थे, लेकिन यहाँ पर अब हम .css की एक्सटेंशन लगाएंगे। सो इसको मैं सेव कर लेती हूँ और अब मैं ये करती हूँ कि सिंपली ये स्टाइल टैग के अंदर जो भी चीज़ें थी इसको यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया, इसको यहाँ से रिमूव कर दिया ताकि जो भी एक्सटर्नल शीट के अंदर जो इफेक्ट है वो हमें पता चल सके। एक्सटर्नल शीट के अंदर हमें कोई टैग लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, हम सिंपली प्रॉपर्टीज़ को कॉल करवा सकते हैं, सिंपली अपने सिलेक्टर्स को कॉल करवा के प्रॉपर्टीज़ अप्लाई कर सकते हैं, सिंपली अपने सिलेक्टर्स को कॉल करवा के। सो अब मैं इसे सेव कर देती हूँ, कंट्रोल S और इसको भी कंट्रोल S और अब कंट्रोल R। लेकिन अभी यहाँ पर कोई भी प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हुई, ऐसा क्यों है? इसके लिए हमें ये करना है कि इस शीट को, जो CSS की शीट बनाई है, उसे हमने HTML के अंदर लिंक करना है। सो उसके लिए हम क्या करते हैं कि सिंपली हेड टैग के अंदर जाकर स्पेस, यहाँ पर मैंने एक टैग लगाना है लिंक का टैग अप्लाई कर दिया। इसके अंदर अब हम उसका एड्रेस दे देंगे, उस पेज का नेम दे देंगे। सो इसको भी उसी तरह से करना है कि जैसे कि हमने इमेजेस की टाइम पे देखा था कि यहाँ तो हमने उसकी लोकेशन की तरफ डायरेक्ट करना है, जैसे अगर किसी फोल्डर में है, या फिर सिंपली उसका, अगर सेम फोल्डर में तो सिंपली उसका नेम दे देना है styles.css। ये लिंक हो गई, कंट्रोल S एंड नाउ कंट्रोल R। आप देख सकते हैं कि जो जो प्रॉपर्टीज़ एक्सटर्नल CSS के अंदर अप्लाई की गई हैं, जैसे कि H1 के ऊपर कलर रेड है और हेडिंग वाली क्लास के ऊपर, हेडिंग वाली क्लास किस पे है, H4 के ऊपर, और H2 के ऊपर तो उसका कलर ग्रे है। सो इसके ऊपर भी वो प्रॉपर्टीज़ आ गई हैं। सो यहाँ पर दो बातें आती हैं, एक ये कि किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, कि हम किसको प्रायोरिटी दें, कौन सी स्टाइलिंग करने की तरफ जाएं, और दूसरी बात ये आती है कि कौन सी चीज़ की प्रायोरिटी वेब पेज के अंदर ज़्यादा है। सो मैं आपको दोनों बातें समझाती हूँ। सो पहले हम ये देखते हैं कि किसकी प्रायोरिटी वेब पेज के अंदर ज़्यादा है। सो हमारे वेब पेज के अंदर सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है इनलाइन स्टाइलिंग की। अब वो किस तरह, यानी कि अगर हमने एक इनलाइन स्टाइलिंग की है और एक एम्बेडेड CSS भी लगाई है और उसके बाद एक एक्सटर्नल CSS भी लगाई है, सो हमने जो स्टाइलिंग इनलाइन स्टाइलिंग की होगी, मैं आपको करके दिखाती हूँ कि अगलेट से मैंने इनलाइन स्टाइलिंग के अंदर ग्रे कलर लिखा है, एम्बेडेड CSS के अंदर मैंने अगर ब्लैक कलर लिखा है, सो हमारा कौन सी चीज़ अप्लाई होगी। सो इनलाइन स्टाइलिंग के अंदर जो ग्रे कलर लिखा गया है वो अप्लाई होगा। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी वेब पेज इनलाइन स्टाइलिंग को देता है, और इसी तरह से एक्सटर्नल और एम्बेडेड में भी ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी एम्बेडेड को, कि एक्सटर्नल के अंदर जो भी प्रॉपर्टी अप्लाई की गई है वो नहीं शो होगी, बल्कि एम्बेडेड के अंदर जो अप्लाई की गई है वो शो होगी। अब इसे करके देख लेते हैं एक दफ़ा। सो यहाँ पर मैंने एक एम्बेडेड CSS ऐड की हुई है और उसके साथ मैंने H1 के अंदर एक इनलाइन स्टाइलिंग कर दी है। H1 के ऊपर वैसे तो रेड कलर है फिलहाल, लेकिन
मैंने अब इसके अंदर एक इनलाइन स्टाइलिंग ऐड की है और उसके ऊपर प्रॉपर्टी मैंने अप्लाई की है कलर ग्रे की। अब इसे सेव करके देखते हैं कि क्या इफेक्ट आता है। आप लोग देख सकते हैं कि इनलाइन स्टाइलिंग को ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई है और इनलाइन स्टाइलिंग वाली प्रॉपर्टी शो हो रही है और एम्बेडेड CSS वाली नहीं हो रही। इसी तरह से अगर हम स्टाइल शीट के साथ भी इसका कंपैरिजन करेंगे तो इनलाइन स्टाइलिंग की ज़्यादा प्रायोरिटी है, और अगर हम उसके बजाय हम इसको एम्बेडेड CSS के साथ देखते, एम्बेडेड CSS और एक्सटर्नल स्टाइल शीट के देखें तो एम्बेडेड की ज़्यादा प्रायोरिटी होगी। अब मैंने एक्सटर्नल CSS के अंदर ये किया है, लिंक भी ऐड है, ठीक है। एक्सटर्नल CSS के अंदर मैंने ये किया है कि पिंक कलर दे दिया है हेडिंग 1 को, और यहाँ पर मैं अब एक एम्बेडेड CSS भी ऐड कर दिया और एम्बेडेड CSS के अंदर रेड कलर दे दिया है। कंट्रोल S करके देखते हैं कि क्या इफेक्ट होता है। एम्बेडेड CSS को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हुए एक्सटर्नल की प्रॉपर्टी को ओवरराइड कर दिया गया है। ये इफेक्ट था कि किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। अब बात ये आती है कि हम किसको ज़्यादा प्रायोरिटाइज करें, हम क्या चीज़ ज़्यादा यूज़ करें। उसके लिए सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी हमें जिसको देनी चाहिए वो है एक्सटर्नल CSS। अब ऐसा क्यों है? अभी तो ये सिर्फ 25 लाइन्स की ओवरऑल पेज है जिसमें से ज़्यादा तो CSS ऐड हुई है। अगर हम इसको रिमूव करके देखें तो कितने लाइन्स की हमारी CSS बनती है, HTML हमारी 17 लाइन्स की। अभी तो सिर्फ 17 लाइन्स की कोडिंग है, लेकिन अगर हमारे पास HTML में ही कुछ 1000 लाइन्स हों या लेट्स से 500 प्लस लाइन्स हों और उसके ऊपर हम CSS भी ऐड कर दें 1000 लाइन्स की, तो ये है कि पेज बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो जाएगा। उससे बेहतर ये है कि हम एक अलग से शीट अपनी तैयार करते जाएं जिसमें हम सारी स्टाइलिंग करते जाएं। और उसके अलावा जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया था कि इनलाइन CSS की ज़्यादा फ़ायदा क्यों नहीं है, क्योंकि अगर लेट्स से यहाँ पर 10 to 20 लाइन्स की सिर्फ टेक्स्ट है या हेडिंग्स हैं, तो हमें ये करना पड़ेगा कि हर एक लाइन के अंदर जाकर हेडिंग्स को सेपरेटली चेंज करना पड़ेगा, उनका कलर्स या उनके स्टाइल्स चेंज करने पड़ेंगे। जबकि यहाँ से हम ये कर सकते हैं एम्बेडेड से या फिर एक्सटर्नल शीट से कि हम एक ही हेडिंग के ऊपर कोई भी प्रॉपर्टी एक ही साथ अप्लाई कर सकते हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट द स्टाइलिंग मेथड्स। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सिलेक्टर्स।